क्या आपकी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं या कहीं आप उनकी पकड़ में फंसकर रुक गए हैं? शतरंज के खिलाड़ी की चाल, डॉक्टर की सटीक सर्जरी या एक खिलाड़ी का आत्मविश्वास, यह सब आदतों की ताकत है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? क्या होगा अगर आदतें जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी प्रगति में बाधा बन जाएं? क्या आपकी दिनचर्या ने आपको ऑटो पायलट पर डाल रखा है? हाँ, इस वीडियो में हम यही जानेंगे, कैसे आदतें हमें दक्षता देती हैं और कब यह हमारे विकास को रोकती हैं। पैट रायली के 1% सुधार के मंत्र ने लेकर्स को साधारण से असाधारण कैसे बनाया, और सबसे जरूरी, कैसे हम अपनी पहचान और आदतों को लचीला बनाकर हर चुनौती का सामना करें। अगर आप भी आदतों को अपनी शक्तियां बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 21 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 20 को, जिसका विषय है अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। आदतें हमारे जीवन की जड़ें होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे सोचने और सीखने की क्षमता के साथ कैसे खेलती हैं? शतरंज की ही बात कर लें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलाड़ी कैसे अपनी चालों को इतने आत्मविश्वास से चलता है कि उसकी उंगलियां खुद ब खुद हरकत करने लगती हैं? ये है आदत का जादू। जब बुनियादी चीजें स्वचालित हो जाती हैं, तो दिमाग अपनी ऊर्जा बड़े मुद्दों पर लगाना शुरू करता है। यही कारण है कि आदतें महारत की नींव हैं। पर रुकिए, क्या यह पूरा सच है? क्या आदतें कभी कभी हमारी प्रगति में बाधा बन सकती हैं? कल्पना करें कि आप किसी कार्य को बार बार करते हैं। जैसे जैसे यह स्वचालित होता जाता है, आप उसमें सुधार के मौके ढूंढने के बजाय उसे यांत्रिक रूप से करने लगते हैं। एक डॉक्टर जो सर्जरी में निपुण हो चुका है, अगर उसी तकनीक का इस्तेमाल करता रहे तो क्या वह कभी बेहतर होगा? आदतें हमें दक्षता तो देती हैं, लेकिन जब यही आदत ऑटो पायलट मोड में चली जाती है तो नया सीखने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो फिर आखिर इसका समाधान क्या है? आपकी आदतें आपका आधार है, लेकिन सोच समझकर अभ्यास आपकी ऊंचाई तय करता है। बास्केटबॉल खिलाड़ी हो या एक वायलिन वादक, उन्हें अपनी सहज आदतों को एक कदम आगे ले जाकर नई चुनौतियों के हिसाब से ढालना पड़ता है। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, पर यही आपको औसत से असाधारण बनाती है। असल में महारत एक ऐसा सफर है जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना। एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद आपको अपनी ताकत अगली सीढ़ी पर लगाने की जरूरत होती है। हर नई आदत, हर नई कुशलता अगले स्तर का दरवाजा खोलती है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी प्रणाली हो जहां आप अपनी आदतों पर नियमित रूप से काम कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें, तो क्या आप अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर नहीं बना सकते? तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आपने किसी काम में महारत हासिल कर ली है, तो रुके नहीं, आदतों की समीक्षा और सुधार करें और खुद से पूछें, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? यही सवाल आदतों को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकता है। अब यह समझिए कि कैसे करें आदतों की समीक्षा और सुधार। 1986 का NBA सीजन, लॉस एंजेलिस लेकर्स एक ऐसी टीम थी जो कागजों पर इतिहास रचने के लिए बनी लगती थी, लेकिन असल खेल में सपनों की ये टीम वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में ही हार गई। यह कैसे संभव हुआ? एक टीम जिसे संभवतः इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम कहा गया, इतनी जल्दी कैसे गिर गई? यह कहानी हार से शुरू होती है, लेकिन अंत एक क्रांति पर होता है। टीम के हेड कोच पैट रायली ने इस विफलता को नए दृष्टिकोण से देखा। वह थक चुके थे यह सुनते सुनते कि टीम में कितनी संभावना है, लेकिन उन्होंने एक बात देखी कि हमेशा संभावना नजर आ रही है, मगर प्रदर्शन कहाँ है? उन्होंने खुद से पूछा कि हमेशा संभावना नजर आती है, मगर प्रदर्शन कहाँ है? इसके जवाब में उन्होंने 1986 की गर्मियों में एक योजना बनाई, कैरियर बेस्ड एफर्ट्स CBE प्रोग्राम। उनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि हर खिलाड़ी हर दिन थोड़ा सा बेहतर हो, सिर्फ 1% सुधार, लेकिन यह छोटा सुधार टीम की दिशा को बदलने के लिए काफी था। रायली ने इसे केवल स्कोर तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रयास का मामला बनाया। हर खिलाड़ी के छोटे छोटे प्रयासों को अंक दिया गया, जैसे ढीली गेंद के लिए डाइव करना, साथी खिलाड़ी की मदद करना या किसी प्रतिद्वंदी को रोकना। हर काम मायने रखता था। इस नंबर ने उनकी दिनचर्या को एक नया लक्ष्य दिया। अब यहीं पर कोई रायली के अलावा और होता तो वह सिर्फ अपने टीम के लिए CBA के आंकड़े रखता, लेकिन CBA के आंकड़े सिर्फ टीम के लिए नहीं रखे गए, बल्कि उन्होंने लीग के अन्य खिलाड़ियों से भी तुलना की। ब्लैक बोर्ड पर हर हफ्ते टॉप परफॉर्मेंस के नाम चमकते थे। खिलाड़ियों के मन में न केवल अपनी टीम बल्कि लीग में खुद को बेहतर साबित करने का जुनून पैदा हुआ। आंकड़े बोले और सुधार होने लगा। लेकर्स ने अपनी प्रगति को हर महीने मापा। नवंबर 1985 की तुलना नवंबर 1986 से हुई, फिर दिसंबर 1986 की तुलना नवंबर से हुई।
यह तरीका इतना कारागार रहा कि 8 महीने के भीतर लेकर्स NBA चैंपियंस बन गए। अगले साल उन्होंने यह खिताब दोहराया और NBA के इतिहास में लगातार जीतने वाली पहली टीम बनी। रायली ने कहा, सफलता का असली राज यही है, सही चीजों को बार बार सही तरीके से करना। CBE यह सिर्फ एक बास्केटबॉल की कहानी नहीं है, यह आदतों और सुधार की कहानी है। प्रतिबिंब और समीक्षा ने लेकर्स को साधारण से असाधारण बना दिया। यह सिद्धांत हर जगह लागू हो सकता है। ओलंपिक धावक इलियूड किपचोगे हर दिन अपने प्रशिक्षण की समीक्षा करती हैं। तैराक कैटी लड़ेकी अपनी नींद, पोषण और प्रतिस्पर्धियों के आंकड़े नोट करती है। कॉमेडियन क्रिक रॉक चुटकुलों की समीक्षा करते हैं। कुछ निवेशक और अधिकारी अपने निर्णयों का जर्नल रखते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं। CBE हमें याद दिलाता है कि सुधार के लिए जादुई छलांग नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा सुधार, जैसे हर साल की समीक्षा करना। पहला, क्या अच्छा हुआ, दूसरा, क्या नहीं हुआ, तीसरा, मैंने क्या सीखा। या हर महीने आत्ममंथन करना। पहला, मेरे मूल्य क्या हैं, दूसरा, मैं इनके अनुरूप कितना जी रहा हूँ, तीसरा, बेहतर कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि आदतें ठीक वैसी होती हैं जैसे रोज आईने में देखना। ज्यादा नजदीक से देखेंगे तो हर कमी नजर आएगी, दूर से देखेंगे तो तस्वीर साफ होगी। प्रतिबिंब और समीक्षा में खुद को बड़े नजरिए से देखने का मौका देते हैं, बिना हर छोटी गलती में उलझे। आखिरकार पैट रायली के CBE प्रोग्राम ने क्या सिखाया कि सिर्फ सुधार एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, और यह जीवन शैली केवल लेकर्स की नहीं, हमारी भी हो सकती है। क्या आप आज से 1% बेहतर बन सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करें। अब एक सवाल यह उठता है कि उन धारणाओं को कैसे तोड़ें जो आपको बढ़ने नहीं देती। क्या आप कभी किसी एक पहचान से इतने बंधे हुए महसूस करते हैं कि वह आपकी पूरी दुनिया बन जाती है? यह भावना शुरुआत में प्रेरणा दे सकती है, लेकिन अगर यह पहचान बदलने लगे या टूट जाए तो आप क्या करेंगे? यह सवाल जितना गहरा है उतना ही डरावना भी, और शायद इसीलिए यह इतना जरूरी है। जब आप कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं तो उसमें बार बार दोहराना जरूरी है, क्योंकि यह आपके मन में उस आदत से जुड़ी पहचान का साक्ष्य जुटाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन दौड़ने जाते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को दौड़ने वाला मानने लगते हैं, लेकिन यहीं से समस्या शुरू होती है। एक बार जब यह पहचान मजबूत हो जाती है तो वह आपके विकास में बाधा भी बन सकती है, क्योंकि जब आप हर उस चीज को नकारने लगते हैं जो आपकी पहचान के खिलाफ जाती है, उदाहरण के लिए वह शिक्षक जो आपको पुराने तरीकों से पढ़ाने पर अड़ा रहता है, वह मैनेजर जो हमेशा से ही ऐसे ही होता आया है का बहाना बनाता है, वह संगीतकार जिसका पहला एल्बम हिट हुआ और अब वह जोखिम उठाने से डरता है, ये सब पहचान के दायरे में कैद हो जाते हैं, और जब यह पहचान टूटती है तो वे खुद को खो देते हैं। जब आप अपनी पहचान को एक विचार, पेशा या भूमिका तक सीमित कर देते हैं तो आप नाजुक हो जाते हैं। यह कल्पना कीजिए, एक एथलीट जिसका करियर चोट के कारण खत्म हो गया, एक रिटायर्ड सोल्जर जिसकी सेवाएं अब खत्म हो चुकी हैं, एक CEO जिसने अपनी कंपनी बेच दी। अब उनके पास क्या बचा? अगर उनकी पूरी पहचान एक ही चीज से बंधी हुई थी तो जवाब है कुछ नहीं। तो पहचान को लचीला कैसे बनाएं? यह सबक हमें सिखाता है कि अपनी पहचान को एक ही खांचे में ना ढालें। पहचान लचीली होनी चाहिए ताकि यह बदले हुए हालात में भी आपके साथ रहे। उदाहरण के लिए, मैं एथलीट हूँ को बदल कर कहें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो शारीरिक चुनौतियों का आनंद लेता है। इसी तरह मैं महान सैनिक हूँ को बदल कर कहें, मैं अनुशासित और टीम प्लेयर हूँ। इसी तरह मैं CEO हूँ को बदल कर कहें, मैं चीजें बनाने और सुधारने वाला व्यक्ति हूँ। इस बदलाव से पहचान आपकी मदद करेगी, आपको रोकेगी नहीं। जैसे पानी आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट के आसपास बहने का तरीका ढूंढ लेता है, वैसे ही अपनी पहचान भी परिस्थितियों के अनुसार ढलनी चाहिए। अगर आप अपनी पहचान को एक भूमिका या एक स्थिति तक सीमित रखते हैं तो जब वह स्थिति बदलती है तो आप रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पहचान, अपनी भूमिका, अपनी मूलभूत विशेषताओं पर आधारित हों, जैसे अनुशासन, रचनात्मकता या लचीलापन, तो आप हर परिस्थिति में कामयाब हो सकते हैं। अपनी पहचान को दोबारा परिभाषित करना डरावना लग सकता है। यह ऐसा है जैसे आप खुद को खो देंगे, लेकिन सच यह है कि आप खुद को खो नहीं रहे हैं बल्कि फिर से खोज रहे हैं, और यही पहचान का असली जादू है। जब यह लचीली होती है तो यह आपको सीमित नहीं करती बल्कि आपको हर नई चुनौती के लिए तैयार करती है। तो अगली बार जब आप किसी नई पहचान से चिपकने लगे तो एक पल ठहरें, खुद से पूछें, क्या यह पहचान मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे ढकेल रही है? और उत्तर आपको वहीं पे मिल जाएगा। ताओ ते चिंग का एक कोट है जो इन विचारों को सटीक ढंग से समाहित करता है। मानव जब पैदा होता है तो नरम और शून्यमय होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है। पौधे कोमल और लचीले पैदा होते हैं, जब मरते हैं तो भुरभुरे और सूखे हो जाते हैं। इसीलिए जो भी कड़ा है या लचीला नहीं है वह मृत्यु का अनुयायी है।
जो भी नरम है और झुकने वाला है वह जीवन का अनुयायी है। कड़ा और सख्त टूट जाता है, नरम और शून्य में चलता रहता है। आगे ऑथर कहते हैं, आदतें अद्भुत हैं, वे हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं, समय बचाती हैं और हमें निरंतरता का एहसास कराती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। आदतें हमें सोचने के पुराने तरीकों से बांध देती हैं। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमारे भीतर की आदतें अक्सर उसी पुराने ढर्रे पर चलती रहती हैं। क्या आपने कभी यह परखा है कि आपके सबसे प्रिय आदतें आपके लिए अभी भी लाभकारी हैं या वे बस एक पुरानी आदत बनकर रह गई हैं? आखिरकार दुनिया बदलती है और जीवन तो एक सतत प्रवाह है। यहाँ एक दिलचस्प विचार है कि स्वचेतना का अभाव जहर के समान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विष का इलाज क्या है? प्रतिबिंब और आत्मसमीक्षा। जैसे आप हर रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही मन और विचारों को समय समय पर परखना भी उतना महत्वपूर्ण और उतना ही जरूरी है। पुराने विचार और धारणाओं पर सवाल उठाइए। एक बात और समझें कि सुधार एक कला है, एक विज्ञान नहीं। इसमें प्रयोग करने से डरो मत, नई चीजें आजमाओ, गलतियां करो और उनसे सीखो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी हार मत मानो। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम गिरते हैं तो हमें उठकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार जीवन एक यात्रा है, इसलिए इस यात्रा का आनंद लें और हर पल का पूरा उपयोग करें। याद रहे, आप जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। बस विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। अब आपकी बारी है। आज एक छोटा सा कदम उठाएं और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच के जाल को खोलने और नए सिरे से देखने के लिए? हमें जरूर बताएं। तो यह पुस्तक इस नियम के साथ पूरी होती है। अब अंत में हम कुछ मुख्य बातों को समझ लेते हैं जो अभी इस सीरीज में आपने सुनी। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक में आदतों को सुधारने के लिए 4 नियम बताए गए हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने वातावरण को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाए। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छी आदतों को आकर्षक बनाएं ताकि उन्हें अपनाने की प्रेरणा मिले। पुरानी आदतों के साथ नई आदतों को जोड़कर उन्हें और रोचक बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। नई आदतों को सरल और सुगम बनाएं। छोटे छोटे कदम उठाकर आदतों को विकसित करें और बाधाओं को कम करें। चौथा, इसे संतोषप्रद बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छी आदतों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले फायदों का आनंद लें। स्वयं को पुरस्कृत करें ताकि आदतें लंबे समय तक बनी रहें। इन 4 नियमों का पालन करके आप छोटी छोटी आदतों के माध्यम से अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस बुक के इस आखिरी एपिसोड के साथ हमारी एक खूबसूरत यात्रा पूरी होती है। मैं दिल से आभारी हूँ कि आपने इस सफर में मेरा साथ दिया और हर शब्द हर कहानी को दिल से सुना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगली ऑडियो बुक किस विषय पर होनी चाहिए? आपके सुझाव मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चैनल आपसे और आपके प्यार से ही है। अगर कभी वीडियो आने में देर हो जाए तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कभी कभी अनचाही परिस्थितियाँ आ जाती हैं, लेकिन मेरा वादा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी और बेहतरीन वीडियो मिल सके। आपका इंतजार, आपका समर्थन और आपकी उम्मीदें मेरे लिए ताकत है। धन्यवाद कि आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम ऐसी ही एक और वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज बी बुक विथ मी।